हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। अब से हम आपको स्टार्ट करेंगे, एक रिएक्शन है। एक रिएक्शन पढ़ने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड एरोमेटिक केमिस्ट्री, जो कि हमारे अपने जेई और नीट के प्रिपरेशन का एकदम आखिरी स्टेज है। मतलब इसके बाद से ऑर्गेनिक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे। बस जो छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, एक होगा बायोमोलिक्यूल्स, एक होगा आपका पॉलीमर। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाने लायक कुछ नहीं होता, वो बस आप पढ़ लेंगे। बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट इसके बाद बस दो टॉपिक बचेंगे, दैट इज बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर। बट वो भी ऐसा है कि आप लोग ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि एक एक दो लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। जो मेन पोर्शन है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां से क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है और जहां से सारे रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं, वो हम कवर कर चुके होंगे। जैसे ही हम हमारी कार्बन एंड एरोमेटिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, और इट विल टेक एटलीस्ट 20 दिन उसको लगेगा। अगर आप चाहेंगे तो उनको जल्दी भी कर सकते हैं, बट उसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, एक रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन एक बाकी थी हमारी, वो आज मतलब कंप्लीट करते हैं। दैट इज HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। इसमें होता है क्या, पहले वो आप देखेंगे, मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसके हेडिंग डालेंगे, क्या रिएक्शन है बेटा? HVZ रिएक्शन है आपका, HVZ रिएक्शन। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट याद रखना नाम की जरूरत नहीं है। आपको इसका जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए, बिकॉज मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा बट बहुत लेंदी मैकेनिज्म है, आपको उतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। वोल्हार्ड जेलेंस्की, ठीक है, रिएक्शन बहुत सिंपल है। क्या रोल होता है, कैसे क्या होता है, वो सब आपको एक नॉर्मल रिएक्शन से मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से क्या होता है इसमें। देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है हमने, एसिटिक एसिड, या फिर कुछ भी ले सकते हैं। मेनली यहाँ पे हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं पहले फॉस्फोरस और साथ में कोई भी हेलोजन। यहाँ पे हम मेनली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम करते हैं क्या बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं। और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसके पर थोड़ा सा नजर डालते हैं क्या बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका RCHX, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बेटा क्या OH। मतलब आप देखेंगे कि मेनली इस रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ है। ये जो अल्फा पोजीशन है, ये कौन सा बेटा, ये जो अल्फा पोजीशन है आपका, अल्फा पोजीशन क्या होता है बेटा, कार्बोनिल कार्बन के जस्ट साइड वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उसी को हम लोग अल्फा पोजीशन के नाम से बोल रहे हैं। तो हम लोग मेनली क्या करें, इस पूरे रिएजेंट का जो रोल है, HVZ रिएक्शन जो है, इसका मेनली काम होता है कि जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे क्या करवाना है बेटा, इसको हेलोजिनेशन करवाना। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए क्लोरीन इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, ब्रोमीन इस्तेमाल करेंगे ब्रोमीन लग जाएगा, आयोडीन इस्तेमाल कर देंगे आयोडीन लग जाएगा। ठीक, तो ये बहुत सिंपल है, आपको नॉर्मली याद रखना है। क्यों यूज करते हैं, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे अगर हमको हेलोजिनेशन करना है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू हेलोजिनेट द अल्फा पोजीशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद कुछ एग्जांपल भी करेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने रिगार्डिंग प्रिपरेशन के, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, देखिए ये तो है। देखिए आप पीछे से वापस से बैकग्राउंड साउंड अच्छा वाला आने लग गया है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म बहुत सिंपल चीज है। देखिए क्या होता है कि पहले आपका जो फॉस्फोरस है ना बेटा, ये एक हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है क्या बेटा, PX3। क्या बनाता है बेटा, PX3। अब इसको बैलेंस करना है, आराम से बैलेंस कर दीजिए बेटा। यहाँ पे 3 लगा दीजिए तो ये 6 हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे ये 2 लगा दो। तो देखिए बेटा, नॉर्मली क्या होता है कि सपोज इस तरीके का रिएक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि पहले हेलोजन फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस ट्राइहलाइड बनाते हैं। इट कैन बी PCl3, इट कैन बी PBr3, इट कैन बी PI3, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे हम X का इस्तेमाल करें। X का मेनली हेलोजन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पे ये हेलोजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इनके साथ याद ना हो तो ठीक, ये हम हेलोजन का इस्तेमाल करें यहाँ पे। तो ये जो PX3 बना है, फिर क्या होता है, ये PX3 रिएक्ट करता है आपका एसिड के साथ। कैसे रिएक्ट करता है, बहुत सिंपल से। सेकेंड स्टेप आप देखिए, RCH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं PX3 के साथ, तो देखिए बेटा आपको ये तो रिएक्शन याद ही होगी। सपोज मैं आपको एक सिंपल सी चीज लिख के देता हूं। सपोज हम लोग लिखे हैं RCH2OH। ठीक,
इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ PCl3 के साथ। आपको याद होगा बेटा यहाँ पे PCl3 हो, PBr3 हो, PI3 हो। नॉर्मली इस रिएजेंट का काम क्या होता है, फास्फोरस का हैलाइड का काम क्या होता है, हेलोजिनेशन करना। तो ये क्या करता है बेटा, OH फंक्शनल ग्रुप में यहाँ से रिप्लेस करके सिंपली लगा देता है क्या बेटा, वहां पे जो भी यहाँ पे फास्फोरस के साथ जिसका हैलाइड है वो हैलाइड यहाँ पे लग जाएगा। आपको देखियो इस तरीके से ये क्लोराइड बन गया। बस इसी तरीके से क्या होता है बेटा, जो PX3 है ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। एम्प्टी ऑर्बिटल भी होता है फास्फोरस के बाद, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और साथ में आप देख सकते हैं इसका ऑक्टेट क्या है। ऑक्टेट तो कंप्लीट हो सकता है, 2 और 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है। बट इसको क्या करना है बेटा, हाँ इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल है जिसके वजह से ये एक्ट कर सकता है लुईस एसिड, और ये ऑक्सीजन OH के साथ रिएक्ट करके आप लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं किस तरीके से अल्कोहल के साथ मैकेनिज्म होता है, सेम मैकेनिज्म यहाँ भी जाता है। तो ये क्या करता है, OH को रिप्लेस करता है सिंपली X के साथ। तो ये बन जाता है आपका क्या बेटा, RCH2C डबल बॉन्ड OX यहाँ पे। ठीक, मतलब क्या हुआ कि एक एसिड से एसिड हैलाइड बन गया। मतलब कि ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बन गया बेटा, एक असाइल हैलाइड बन गया। अब क्या होता है कि ये असाइल हैलाइड का रोल आता है। ये असाइल हैलाइड अब जो बना है ये नेक्स्ट फर्दर स्टेप में आता है। आप देखिए क्या होता है बेटा, ये स्टेप बड़ा अच्छे से देखिएगा, RCH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बेटा OH नहीं है, सॉरी, यहाँ पे अब आ चुका है आपका हेलोजन। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, उस O को ऊपर की तरफ बना दो ताकि अपने को समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक, ये आ गया। अब क्या होता है बेटा, देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O है, एक साइड में आपके अल्फा पोजीशन पे कार्बन पे हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। हम इसका टॉटोमर बना सकते हैं, टॉटोमर इन द सेंस कीटो इनोल फॉर्म बना सकते हैं। ये इसका कीटो फॉर्म है, C डबल बॉन्ड O वाला। हम इसका इनोल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। देखिए बेटा इसका कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म आप यहाँ पे लिखेंगे, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा, RCH डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पे क्या बेटा X। देखिए बेटा जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे गया, ये इस तरफ गया ऊपर की तरफ, O पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से H प्लस रिलीज हुआ, O नेगेटिव ने H प्लस लेके ये बना दिया। तो ये इसका कीटो फॉर्म हो गया, ये इसका इनोल फॉर्म हो गया। तो ये हमारा टॉटोमर है। अब क्या होता है बेटा, ये जो टॉटोमर बना है, ये इसका कीटो इनोल फॉर्म बना है, ये रिएक्ट करता है टू गिव अवर अल्फा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर अल्फा सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हैं आप। देखिए अब क्या होता है, फिर इसके पास हमने जो भी हेलोजन इस्तेमाल किया वो हम लोग ले आते हैं अपने काम में। तो हमने एक सपोज हेलोजन इस्तेमाल किया, जो भी X यहाँ पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो क्या होता है, आप देखिए बेटा बहुत सिंपल चीज है। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये कीटो इनोल वाला फॉर्म है हमारा। इनोल वाला फॉर्म स्टेबल नहीं होता, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन अपना धक्का मारता है यहाँ से, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जाके अटैक करते हैं कहाँ, सीधे X के ऊपर। मतलब आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते थे कि इसने यहाँ पे धक्का मारा, कार्बन पे नेगेटिव बना, फिर वो कार्बन नेगेटिव ने इस X पे अटैक किया। ठीक, ये भी कर सकते थे। या फिर डायरेक्टली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जैसे ये यहाँ पे आए, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन अटैक किया X पे, और यहाँ से निकल गया क्या बेटा, ये X नेगेटिव के फॉर्म में निकल गया। और देखिए बेटा इस स्टेप में हमारा क्या हुआ बेटा, X नेगेटिव निकल चुका है। और आप देखिए ये क्या बन चुका है, बहुत सिंपल चीज बनी है, RCH यहाँ पे X है बेटा, और ये क्या बेटा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या बेटा ये X है, और ऑक्सीजन पे आ चुका है क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल चीज है। अब कुछ नहीं होगा, ये X नेगेटिव क्या करेगा, इस H प्लस को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा ताकि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाए। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, क्या करेगा, वहां से H प्लस रिलीज करेगा, और जैसे ही यहाँ से H प्लस रिलीज करेगा, ये बना देगा आपका RCH C डबल बॉन्ड OX। ठीक, अब आप देखिए कि ये जो लास्ट में आप प्रोडक्ट बना हुआ है, ये हमारा कौन सा बेटा, यहाँ पे एसिड ग्रुप है, वेयर यहाँ पे असाइल हैलाइड ग्रुप है। तो ये पूरे कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुई, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है हमारे रिएक्शन का। तो आप जल्दी से इसका नोट कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमने फाइनली इसमें कन्वर्ट किया हुआ। वेरएस हम देख सकते हैं कि अल्फा पोजीशन पे हमने हेलोजिनेशन करवा दिया है। जल्दी से नोट कीजिए, पॉज करके मैं मिटाता हूँ। देखिए अब क्या हुआ, आपको कुछ नहीं होगा, बड़ा सिंपल सी रिएक्शन अब रह गई है। जो हमारे पास असाइल हैलाइड बना है उसका हम क्या करवा रहे हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। हम सब जानते हैं हाइड्रोलिसिस क्या किस तरीके से हो सकता है। वेरी गुड बेटा, एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। किस तरीके से, RCH यहाँ पे X है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे क्या है, X है। हम सब जानते हैं X क्या होता है बेटा, हाँ वेरी गुड, हेलोजन सोचते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेनली फ्लोरीन यूज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फ्लोरीनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते।
ये HVZ रिएक्शन अल्फा पोजीशन पे क्लोरीनेशन करवाना हो, ब्रोमिनेशन करवाना हो या फिर आयोडीनेशन करवाना हो तब, बिकॉज क्लोरीनेशन की रिएक्शन की रेट बहुत कम होती है। ठीक, आप क्या करेंगे, देखिए सेकंड स्टेप में वाटर ऐड किया, वाटर ऐड कर दो। वाटर में ऑक्सीजन के पास होता है लोन पे जो कि ऐड करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और कार्बन के पे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन का लोन पर आके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होंगे इस तरीके। तो ये हो गया हमारा एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप। तो बन जाएगा RCH यहाँ पे X है बेटा, ये CO नेगेटिव यहाँ पे X और यहाँ पे क्या आ जाए बेटा OH और यहाँ पे ये H और ऑक्सीजन पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल चीज है, देखिए एक स्टेप में रिएक्शन करके दिखाता हूँ। क्या होगा बेटा, O नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करेगा यहाँ से X नेगेटिव निकलेगा और जो X नेगेटिव है यहाँ से ये H प्लस को उठा लेगा और ये हमारा बन जाएगा क्या बेटा, ये बन जाएगा R। यहाँ से एक HX एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ से X नेगेटिव निकला, यहाँ से H नेगेटिव H प्लस नेगेटिव निकला और ये निकल गया बेटा HX बन गया हमारा। ये बन जाएगा RCHX, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। तो ओवरऑल आप देखिए कुछ नहीं किया, HVZ रिएक्शन का बहुत सिंपल चीज है। आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको दे यहाँ पे क्या बेटा फॉस्फोरस का आपको हाइलाइट दे, यहाँ पे आपको देखिए बेटा एग्जाम में यहाँ पे आपको PX2 की जगह पे आपको यहाँ पे वो PCl3 लिख के दे सकता है। अब PCl3 लिख के दे तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इस X की जगह पे Cl लगा दो, रिएक्शन कंप्लीट। अगर वो यहाँ पे आपको PBr3 लिख के दे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे Cl की जगह पे Br लगा दो, रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ पे अगर आपको PI3 लिख के दे तो यहाँ पे Br की जगह पे आयोडीन लगा दो, रिएक्शन कंप्लीट। वो आपको P प्लस Br2 भी लिख के दे सकता है PBr3 की जगह, तब भी सेम चीज है। PCl3 की जगह पे P प्लस Cl2 लिख के दे सकता है, PI3 की जगह P प्लस I2 भी लिख के दे सकता है। सब कुछ एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। एग्जाम में कुछ भी लिख सकता है, आपको तो ओवरऑल रिएक्शन याद होनी चाहिए। ठीक, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए और हम लोग इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। एक पैसेज टाइप क्वेश्चन हम करेंगे अब, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं हम लोग। अब इसको मिटा के हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है वैसे तो, आई होप आप लोग कर लोगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। और बेटा देखिए, ये होने के बाद हम लोग को डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आपको सुनने हैं और वो आपको अमल करने हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन है आपके लिए। एक मैंने लिया है आपका प्रोपेनोइक एसिड, ठीक, इसकी रिएक्शन मैं पहले करवा रहा हूं PCl3 के साथ और साथ में H2O। एक कंपाउंड A बनेगा आपके पास, ठीक। फिर उस A कंपाउंड की आपको रिएक्शन करवानी है एक्वस NaOH के साथ, ठीक। तो एक कंपाउंड आपको B मिलेगा। इसी की रिएक्शन करवाओ आप NaCN के साथ, तो आपको एक कंपाउंड C मिलेगा। फिर आप क्या करवाओगे, ये जो कंपाउंड C है इसकी दो तरीके से रिएक्शन करवाओ। एक आप रिएक्शन करवाओ इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, आपको एक कंपाउंड D मिलेगा। और इसकी रिएक्शन आप करवाओ कि इसके साथ इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो आपको एक कंपाउंड E मिलेगा, ठीक। हाइड्रोलिसिस के साथ बाद में हीट भी कर देना उसको, ठीक। चलो, ये क्वेश्चन आपको A B C D E ये चारों चीजें बतानी है, 2 4 और 5 पांचों चीजें बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को वो एग्जाम में क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिख के दे देते हैं कि एक कंपाउंड है ऐसा जिसकी रिएक्शन करवाते हैं तो A मिलता है, उसकी रिएक्शन से करवाएंगे तो वो मिलेगा, उसकी रिएक्शन से करवाएंगे तो ये मिलेगा। तो बताओ कि A B C D E क्या है। बहुत सिंपल चीज होती है। देखो अब जल्दी से ट्राई कीजिए पॉज करके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो आराम से। देखिए बेटा, PCl में डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा प्लीज, पूरा 5 के 5 मुझे प्रोडक्ट बनाए दिखाने। PCl3H2O बहुत सिंपल है। क्या करेगा बेटा, अल्फा पोजीशन पे क्या करेगा, हेलोजिनेशन करेगा। सिंस यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन को हटा के लगा दो चुपचाप से, क्या Cl। तो ये जो A है आपका बनेगा CH3 CH, यहाँ पे Cl C डबल बॉन्ड OH। ये तो हो गया हमारा A। अगर इसकी रिएक्शन हम एक्वस NaOH के साथ करवाएं तो NaOH क्या करता है बेटा, OH नेगेटिव देता है। OH नेगेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पे Cl भी है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, 2 डिग्री कार्बन है।
OH नेगेटिव एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और B क्या होगा बेटा, ClOH को रिप्लेस कर देगा हमारा और B बनेगा CH3 CHOH C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बन गया B। अगर हमने क्या करवाया कि जो A है उसकी रिएक्शन NaCN के साथ करा, मतलब इसकी रिएक्शन, तो NaCN हमको देता है CN नेगेटिव, तो यहाँ पे CN नेगेटिव, जब यहाँ पे SN2 रिएक्शन करे तो Cl हट के CN लग जाएगा, तो जो कंपाउंड हमारा C है वो मिलेगा हमको CH3 CH, यहाँ पे CN, ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब इसकी रिएक्शन जब C है, इसकी रिएक्शन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाएं तो हमको पता है कि जब C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन हम करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, रिडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, CH2 NH2 के अंदर, तो जो कंपाउंड D है वो आपका क्या बनेगा बेटा, CH3 CH CH2 NH2। देखिए बेटा पूरा मैकेनिज्म पूरा याद होना चाहिए क्योंकि ये सारे रिएजेंट आपको काम आएंगे। अगर हम क्या करें, इसको रिडक्शन न करवाते हुए C का डायरेक्टली क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, तो इसके हाइड्रोलिसिस से CN का हाइड्रोलिसिस, ये तो हम पढ़ भी चुके हैं। जो साइनाइड ग्रुप होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका हाइड्रोलिसिस से बनता है क्या बेटा, COOH और साथ में अमोनिया, तो ये तो साइड ग्रुप बाय प्रोडक्ट है, ध्यान मत दो, कार्बन कन्वर्ट हो चुका है COH के अंदर। तो देखिए ये जो हमारा E है वो क्या बनेगा, E हमारा बनेगा CH3 CH, यहाँ पे COOH और यहाँ पे क्या बेटा C डबल बॉन्ड OH। अब देखो क्या दिक्कत होती है कि एग्जाम में E अगर ये दिया हो आपको तो आप सिर्फ क्या करोगे, इसको इस तरीके से लिख के आ जाओगे, ठीक, बट ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं किया आपने, क्यों, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखो तो अल्फा और बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, हीट दे रखा है, तो जो बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं, उनका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, और सिंस इसका डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से हीट दे रखा है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब इसके अंदर हमारा नॉर्मल जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट था इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, हीट दे रखा है, 2 COH ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे इसको बेटा, हाँ हीट करके आपको इसको डीकार्बोक्सिलेट करना है। आपको पूछेगा क्या सर ये वाला डीकार्बोक्सिलेट होगा, नहीं होगा बेटा, क्यों, क्योंकि अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ही तो हमारे पास COH ग्रुप है, तो इसका हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होने वाला नहीं है। ठीक, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बेटा एक बात समझिए कि बहुत से लोग मतलब बोल रहे हैं कि सर हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सर हमें टेस्ट देना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। बेटा सबसे पहली बात जनवरी में आपका अटेम्प्ट है, ठीक, आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिला है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में रिवीजन करने का। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपको टेंशन की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि आपने जितना पीछे पढ़ा था वो सारा आपने रिवाइज किया है। अब जितना नोट्स हमने बना लिए बेटा, अगर आपने उतने भी अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, तब भी मेंस में आप बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। और जितनी रिएक्शन हमने पढ़ी हैं, ये जो स्टेट बोर्ड के आपकी बुक्स दे रखी है उनसे ज्यादा रिएक्शन पढ़ी है। ठीक, जेई के लिए पढ़ना, देखिए बहुत दो बात होती है, एक होता है जेई के लिए पढ़ना, एक होता है स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ना। अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ के सोच रहे हो मैं जेई दे दूंगा तो कभी पॉसिबल नहीं है, बट बेटा अगर आपने जेई अच्छे से प्रिपेयर किया उसके बाद आप सोच रहे हो मैं स्टेट बोर्ड का एग्जाम पास करना चाहता हूँ, आप आराम से कर लो, क्योंकि हमने बहुत कुछ ज्यादा पढ़ा है एज कम्पेयर टू स्टेट बोर्ड। ठीक, तो देखिए ये टाइम आपको टाइम मैनेज करके चलना है, आपको ये दिमाग में भी रखना है कि आपकी बोर्ड एग्जाम भी आएंगी, तो हमको लास्ट टाइम पे ज्यादा प्रेशर ना हो, इस वजह से हम अभी से प्रिपरेशन करते हुए चले। क्या पता चले कि जनवरी में अटेम्प्ट से, तो उसके लिए जेई में के लिए आपको पढ़ना है और आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है, क्योंकि देखिए बेटा अगर आपको जेई में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एट द सेम टाइम 12th में भी एक पर्टिकुलर एक रिस्पेक्टिव परसेंटेज लाने हैं। तो कोशिश कीजिए कि दोनों चीजों को मैनेज कीजिए साथ में। बहुत टाइम है आपके पास, अब ना आपको ट्रैवलिंग का टाइम होता है, ना आपको कुछ करने का है, आपको सब खाना बनाना मिलता है, चुपचाप घर में बैठे रहते हो, 24 घंटा रहते हो। बेटा 24 घंटे में अगर आप 12 घंटा भी टाइम पास करते हो तो 12 घंटा पढ़ने के लिए मिलते हैं, बट बहुत से बच्चे जो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग फिर ये दोनों चीजें एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगे। थोड़ा समय बचा हुआ है, अच्छे से मेहनत कर लो बेटा, 1 साल मेहनत करोगे, इस साल थोड़े से महीने मेहनत कर लोगे,
अच्छी लाइफ कहीं ना कहीं स्पेंड करने मिल जाएगी। इसलिए ट्राई करो कि ये टाइम ज्यादा यूटिलाइज करो। लॉकडाउन के पीरियड में हाँ एफिशिएंसी कम हो गई है, बट स्टिल मेक श्योर कि आप लोग 4-5 घंटे से काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट 10 घंटे आपको दिन में पढ़ना, एटलीस्ट 10 घंटे, ठीक है। 10 घंटे सर अब बोलने को तो बहुत आसान होता है बेटा, आसान मेरे लिए है ना, पर IIT में अब आपको जाना है तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी। और आप नहीं करोगे तो बेटा देखिए बहुत से बच्चे जो 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो मेहनत ज्यादा कर रहा है उसको रिजल्ट मिलेगा, वही सीट लेके जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको दोनों चीजें मैनेज करके चलनी है। हमारी तरफ से हमने बहुत पढ़ा दिया है आप लोगों को, अब कुछ बाकी हैं वो हम पढ़ भी लेंगे, पर आपको ये वेट नहीं करना है कि विनय सर बोलेंगे जिस दिन की सर सिलेबस खत्म हुआ उस दिन से मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 85% से ज्यादा हमारा सिलेबस हो चुका है। अगर आप 85% बेटा सिलेबस अभी तक रिवाइज नहीं किया तो आपने अभी तक कुछ नहीं किया। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, हमेशा याद रखना है आप लोगों को। और प्लीज बेटा रिवीजन करना ही करना है, ठीक। सिलेबस तो हम खत्म करवाएंगे और आपके पास टाइम भी होगा, बट वेट मत करो कि जब सिलेबस खत्म होगा तभी मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। बेटा आपके पास अगर आपने नोट्स बनाए भी होंगे तो आप देखना आपके पास सीरीज ऑफ नोट्स प्रिपेयर हो गए होंगे। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए नोट्स बनवाए हैं, हर एक चीज लिखवाते हैं हम आपको, एग्जाम्पल भी लिखवा रहे हैं। तो वो नोट्स अगर आपने बनाए तो आपको बेनिफिट देंगे, उनको रिवाइज करो, वो आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक। तो मैनेज करो कि बोर्ड्स को साथ में लेके चलना है और जेई को भी साथ में लेके चलना है। थोड़ा थोड़ा टाइम दो, अगर आपका जेई बहुत स्ट्रांग है थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दे लो, अगर आपका बोर्ड थोड़ा बुल्लू है तो थोड़ा बोर्ड भी पढ़ लो, ठीक। दोनों चीजें साथ में लेके चलनी है, बिकॉज एग्जाम आपकी आ सकती है। बिकॉज जिस तरीके से आप देख रहे हो गवर्नमेंट सारी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो आपका जनवरी अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि हम लोग को प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। जनवरी में हो कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस हो चुका हो, हम प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, हम जनवरी में भी अच्छे से फाड़ के आएंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये सोच के चलना है कि जनवरी में अटेम्प्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, ठीक। और बेटा थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, 12 घंटा दिन में या 10 घंटा, कम से कम 10 घंटा तो पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक। अगर आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हो तो बेटा फिर रिजल्ट के बाद मिलते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।